मैंने अपनी बेटी को भी इंजेक्शन लगवाया हुआ। उस दिन जो है बच्चों को अपने घर से उस टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं, जो ऑफिस व्हीकल्स जितने एचपीवी, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहा जाता है, ये वायरस वाकई जानलेवा कैंसर का कारण बनता है या नहीं, इससे सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 14-15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाना आरंभ किया है। अब इस पर भी कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इन प्रश्नों के उत्तर चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ आईजीएमसी शिमला के पूर्व न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जनकराज से जानेंगे कि ये वैक्सीन लगवाना वाकई आवश्यक है या नहीं। वायरस की जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। मैं कुछ विषय इस वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा। ये वैक्सीन अगर आपने अपने पैसे से लगवानी है तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये इस वैक्सीन को लगाने का खर्चा आता है, जो सरकार के माध्यम से सभी बच्चियों को निःशुल्क लग रही है। और इस वैक्सीन के लगने से बच्ची को भविष्य में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन नहीं होती है, और यही वायरस का इन्फेक्शन जो है वो आने वाले समय में लड़कियों को गर्भाशय के मुंह का कैंसर का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, और साथ ही साथ उनको इसकी इन्फेक्शन होने से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो समस्याएं ना हो, एहतियात बरतने हेतु जैसे छोटे बच्चों को टीकाकरण, नियमित टीकाकरण हम लोग करवाते हैं, उसी तर्ज पर ये टीकाकरण देश में सभी किशोर बालिकाओं को किया जा रहा है। और मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है, समाज के सभी जागरूक वर्ग, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रेस वाले हैं, या समाज के प्रबुद्ध प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन सब लोगों से ये मेरा आग्रह है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी लड़की जो इस इंजेक्शन की आयु सीमा की पात्र है, उसको हमारे इस ब्लॉक में 3 स्थानों पर ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिसमें सीएससी बरमौर, सीएससी होली और पीएससी गरोला। तो सब अपने इर्द गिर्द के स्थानीय बच्चे या लोग जो भी हैं उन्हें जागरूक करें और उन्हें ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करें। ये वैक्सीन बहुत आवश्यक है और भविष्य में एक जीवन रक्षक का काम ये करती है। मेरा तो साथ ये भी कहना है कि जो भी अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, वो अपनी बेटी को एक उपहार के तौर पर भविष्य में उसको गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचाने के लिए उसको उपहार के तौर पर ये वैक्सीन जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, इसका लाभ उठाएं और अपनी बच्चियों को एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो अफवाहें हैं उनसे इतर आकर हम सबसे पहला प्रश्न है कि ये कैंसर होता कैसे है, उससे बचाव के लिए पहले जो चरण है उसमें कैसे बचाव किया जा सकता है इसका? देखिए, ये एक जब कोई भी महिला या पुरुष जब अपने जीवन के उस फेज में आते हैं, खासकर जब शादी और प्रजनन और सारी चीजें जब चलती हैं, तो कई बारी एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस होता है, उस वायरस से उनके जननांग में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर वाट बनते हैं। अगर स्थानीय बोली में कहें तो जो कई बार स्किन पे देखते हैं मोखे बनते हैं, माँ है बल्दे गद्दी वजह थी, उस प्रकार के निशान जो है वो जननांगों पर बनते हैं। और वो आने वाले समय में, लंबे समय में, जब वो उस तरीके के इन्फेक्शन और जख्म जो होते हैं वो कैंसर का कारक होते हैं। और ये अनेकों सैकड़ों दशकों की ये रिसर्च और शोध से ये मालूम पड़ा है कि ये कैंसर इस वायरस की इन्फेक्शन के बाद जो वाट बनता है, उस वायरल वाट की वजह से ये कैंसर बनता है। तो ये शोध में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो चुका है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो इन्फेक्शन के बाद कैंसर होता है। तो अगर हम इस इन्फेक्शन को रोक लें, और इन्फेक्शन रोकने का समय कब है? जब पुरुष या महिला इस एक्सपोजर की एज को क्रॉस करते हैं, जब उनकी विवाह होता है या जवानी के समय में जब वो अपने जीवन में इस तरीके के काम जब करते हैं। हाँ जी, वही एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे देश में सैकड़ों महिलाएं जो हैं वो गर्भाशय के मुंह के कैंसर से अपने प्राण गंवाती हैं। अच्छा, इसमें एक और का कारण सामने आ रहा है कि कुछ लोगों में भ्रांति है
कि महिलाएं इसके कारण गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। इसी को इस एक वैक्सीन हुई थी हमारी कोरोना वायरस के दौरान, तो उससे साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर ये आपको वैक्सीन दी गई तो हो सकता है इससे साइड इफेक्ट हो या महिलाएं गर्भधारण ना कर पाए। क्या ये सच है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है। पहले तो सन 2005 से ये वैक्सीन दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में लग रही है और लगभग 20 वर्षों से अधिक का आंकड़ा पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर उपलब्ध है। 1% नहीं, एक भी केस। देखिए, हम एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। जो भी दवाई, कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका जब भी वो लॉन्च किया जाता है तो उसके अनेकों पैरामीटर पर रिसर्च होती है। कितना इसका लाभ है, कितने लोगों की इससे जान बची, क्या इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या आने वाले समय में हो सकता है, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन का, क्या लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो जो नेशनल CDC है, अमेरिका की एक रिसर्च सेंटर है, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल करके बहुत बड़ी एक रिसर्च काम वहाँ करती है सारी दुनिया, उसी की शोध का ये परिणाम है कि ये वैक्सीन निकाली गई और अमेरिका में तो 2005 से ये लोगों को लग रही है। तो इस वैक्सीन का जितना भी रिसर्च का डाटा और डॉक्टरों के पास या वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध है, तो ये केवल और केवल एक भ्रम और भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे इनफर्टिलिटी होगी या इससे बांझपन होगा। उल्टे ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन से कैंसर के साथ साथ इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी से बचाने के लिए, ना कि इनफर्टिलिटी करने के लिए। और इस तरीके का दुष्प्रचार कर देना, जैसे कोरोना की भी आप बात कह रहे हैं। देखिए, इन बीमारियों के बारे में जब हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी स्पेशली पैदा करता है। डॉक्टर वो होता है जिसने पढ़ा है, रिसर्च जो है उसको किया है, जो सारी फैक्ट है उन पे बात की हुई है, ना कि इस तरीके से कि मैंने कुछ कहा उसने कुछ कहा। तो जितना भी एविडेंस बेस हमारे पास डाटा है, जितने लोगों को इंजेक्शन दिया गया, किस में क्या साइड इफेक्ट हुए, एक भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर ये बोले कि हाँ मुझे कोरोना वैक्सीन लगी, मुझे ये वाला साइड इफेक्ट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ये वैक्सीन से हुआ, ऐसे कहने से कुछ भी हो सकता बोलना, ये मैं समझता हूँ ये अज्ञानता है और ये साथ ही साथ एक अपराध भी है। क्योंकि जब हमें सही जानकारी नहीं है उसके बारे में हम दुष्प्रचार करें और किसी व्यक्ति को, अगर मेरे दुष्प्रचार की वजह से वो व्यक्ति इंजेक्शन नहीं लगाता और उसको आने वाले समय में इस तरीके का कैंसर होता है, उसके प्राण जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये अपराध है। अभी कौन सा इंजेक्शन जो वो दिया जा रहा है? तो जो वर्तमान में इस समय जो वैक्सीन दी जा रही है उसका ब्रांड नेम क्या? गार्डासिल 4। वो एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, 4 प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन होने से बचाता है और ये टेस्टेड वैक्सीन है। आप कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि रात में हमने इंजेक्शन खोज किया और सवेरे लगाना शुरू कर दिया। पिछले 20 वर्षों से अधिक का समय इस इंजेक्शन को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में आज ये परिस्थिति में हम पहुंचे हैं कि हम भविष्य की भी चिंता करके आज बच्चों को इंजेक्शन लगा के, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, मैंने अपनी बेटी को भी इंजेक्शन लगवाया और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप प्रेस के माध्यम से सारे डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, यही प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं प्रभावशाली जो पदों पर है इस वक्त, जिन्होंने अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगाए? क्योंकि लोगों को तो उदाहरण चाहिए। जैसे कोरोना वायरस के दौरान भी प्रभावशाली लोगों ने खुद आकर वो इंजेक्शन लिया। मैंने सबसे पहले हिमाचल में कोविड वैक्सीन खुद को लगवाई थी, क्योंकि मैं उसमें अस्पताल का एक अधिकारी था और आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ। इस जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपनी जनता पे कुछ भी बात थोपना या झूठ कहना, मैं समझता हूँ वो पाप है, अपराध है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवाया। मेरी बेटी अभी 12 साल की है, उसको मैं 9 ईयर से लेकर 15-16 साल तक, जब तक भी ये एज ग्रुप दिया हुआ है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने बच्ची को इंजेक्शन लगवा सकता है। और कोई जो इंजेक्शन लगाने से जैसे साइड इफेक्ट कई बार बात करते हैं लोग, कोई भी इंजेक्शन जब लगता है, वैक्सीन जब छोटे बच्चों को घर में, जब परिवार वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन साइट पे लालगी आना, बुखार आना, दर्द होना, ये स्वाभाविक है, ये होता है और ये होना जरूरी भी है। इसका मतलब है कि जो टीका दिया गया है वो प्रभावी है।
वो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, वो होंगे ही होंगे और वो होना जरूरी है। और कोई गंभीर साइड इफेक्ट, चाहे किसी की जान जाना, किसी को पैरालिसिस होना, किसी को इनफर्टिलिटी होना, पिछले 20 वर्षों के शोध में ऐसा एक भी केस पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया गया। डॉक्टर जनकराज, जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो भौगोलिक परिस्थिति से बहुत कठिन है, क्या आपको ये लगता है कि इस समय सीमा के अंदर ये टीकाकरण संभव हो पाएगा, या फिर लोगों को और जागरूक होने की आवश्यकता है? तो सरकार या फिर आप अपने स्तर पर या फिर विभागीय स्तर पर किस प्रकार से लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जैसे एक एज ग्रुप को सरकार की ओर से सिलेक्ट किए गए 14 से 15 साल के एज ग्रुप को, वो तो प्रतिवर्ष जो इस साल 13 साल के होंगे, साल 14 साल के होंगे, जो 14 के अवसर 15 के होंगे, तो ये नियमित अंतराल पे अब शुरू होगा। आने वाले समय में जैसे से इसका टारगेट जो है वो जिस तरीके के अभी स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, उनको पूरा करने के बाद हमें लगता है कि आने वाले पल्स समय पोलियो में की तरह ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये चीज आ जाएगी। और जैसे ही छोटे बच्चों को जो नियमित टीकाकरण जन्म पे जिस तरीके से बच्चों को लगता है, उसी तरीके से टीनेजर लड़कियों को भी, या जो भी एज ग्रुप भारत सरकार स्वास्थ्य के सारे आंकड़ों के बाद जो तय करेगी, उसको नियमित अंतराल पर ये सदा सदा लगता रहेगा। ये केवल 1-2 महीनों की बात नहीं है। जो बच्चे इस साल 15 वर्ष को क्रॉस कर जाएंगे, आने वाले समय में वो भारत सरकार के द्वारा लगाए जा रहे इस निःशुल्क इंजेक्शन लगवाने के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर उनको ये इंजेक्शन लगवाना है तो 16-17 साल की उम्र तक ये इंजेक्शन लगने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, ये इंजेक्शन लगवाना, तो फिर आने वाले समय में उनको अपने खर्चे पर लगभग 12-15 हज़ार रुपया खर्च करके ये इंजेक्शन लगवाना होगा। इसलिए लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसी गलती ना करें और इसी समय सीमा में अपनी बच्चियों को ये उपहार के तौर पर ये इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि जब ये नियमित तौर पर जब ये टीकाकरण शुरू होगा, तो जो आयु वर्ग आज भारत सरकार के द्वारा तय किए गए आयु वर्ग को क्रॉस कर चुका होगा, वो इस इंजेक्शन लगाने के लिए पात्र नहीं होगा। डॉक्टर बराल से बात से जिक्र करूँगा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, अभी जो भरमौर क्षेत्र में जो आपके जो 3 अपने पॉइंट दिए हुए वहीं पर करना है, तो वहाँ पर ये जो बच्चे उनको पेरेंट्स खुद लेकर आए हैं, या फिर आपके जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से लोगों में प्रचार किस प्रकार किया गया है? क्या लोगों तक ये बात पहुँची है या नहीं पहुँची अभी? नहीं, हमारे तरफ से तो हम हर अभिभावक तक, हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे जो CHOs हैं, इवन हमारे जो हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, जो है ना, वो सब पहुँचे हैं। ठीक है, हमने उन तक एक लीफलेट बना के, इंफॉर्मेशन लीफलेट बना के वो भी पहुँचाया है। ठीक है, और उनको ये भी नंबर्स तक शेयर किए हैं कि इन केस अगर उनको इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है या कोई उनके मन में कोई शंका रहती है, तो वो डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं ब्लॉक में, उन सब के नंबर्स जो हैं वो आशा वर्कर्स के थ्रू शेयर किए हुए हैं। हमने तो इवन एक ग्रुप बनाने की कोशिश की थी कि गर्ल्स का एक ग्रुप बन जाए, पर वो शायद क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो हमारे से क्रिएट नहीं हो पाया। ठीक है, अदरवाइज तो हमने सबको इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, बच्चों को इस केंद्र तक लाने की क्या व्यवस्था है? वो किस समय में आ सकते हैं? कौन उनके साथ आएगा? उनके साथ की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या है? क्या ये सुविधा आसान है या फिर? अभी तक की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली तो ये है कि हमारे को जैसे स्टेट से जैसे बोला जा रहा है कि सैटरडे और संडेज को आप कैंप ऑर्गेनाइज करो, तो हम सैटरडे और संडे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से भी हमें ये फीडबैक आया था कि वर्किंग डेज में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छुट्टी के दिन में आप बच्चों को वैक्सीनेट कर दो बोल के। ठीक है, तो इसलिए सैटरडेज और संडेज का चयन किया गया था। और उस दिन जो है बच्चों को अपने घर से उस टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं, जो ऑफिस व्हीकल्स जितने भी हैं हमारे पास, 5 है हमारे पास, तो हमने पाँचों जो है वो उस दिन हम उसको रूट बाई रूट जो है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी के हिसाब से है कि जहाँ तक हमारी जो गाड़ी पहुँच सकती है, जहाँ तक भी पहुँच सकती है, हम वहाँ तक बच्चों को लेने जा रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों को आपका टीकाकरण हो गया है? अभी हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट है, जो हमने आशास के थ्रू लाइन लिस्टिंग की थी, उसमें 283 हमारा टारगेट था। तो अभी हम 153 बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो 130 और कुछ। अब और कितने चरणों में आपका कब होगा टीकाकरण ये? अब हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ी ये लिबर्टी दी जाए कि हम अपने हिसाब से अपने सेशन को जो है वो प्लान कर पाए। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे को संडे अगर नहीं फिजिबल लगता है तो हम वर्किंग डे में भी उसको प्लान कर पाए, है ना। तो इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल
जहाँ से भी हमें अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई इस गांव में 10 बच्चे हैं, वो आज के लिए तैयार हैं, तो हम उसी दिन वैक्सीनेट उनको ले आएंगे वहाँ से गाड़ी में और हम उनको वैक्सीनेट भी कर देंगे। धन्यवाद।